वेलकम टू माय चैनल केआर विजन क्लासेस। तो चलिए आज हम अपने अदिश एवं सदिश राशि के नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि सदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो उसके बाद हमने कुछ वेक्टर्स की छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन सीखी थी। सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, जैसे इक्वल वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर्स और नल वेक्टर। इन तीन वेक्टर्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो चलिए उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक कि किसी सदिश राशि के दो परस्पर लंबवत दिशाओं में घटक, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ अ वेक्टर, कि यदि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर है हमारे पास तो उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों यहां पर हम ये देखते हैं, मान लीजिए ये कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोई प्लेन है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन या केंद्र है। और यदि हम मानते हैं कि यहाँ हमारे पास हमारा कोई वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट है ओपी वेक्टर, ठीक है, ओपी हमारे पास कंपोनेंट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए वेक्टर से। तो अगर हम ए वेक्टर जो है वो ओपी लाइन के द्वारा, ओपी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इस ए वेक्टर की क्वांटिटी रिजल्टेंट कंपोनेंट, यानी कि ये जो ए रिजल्टेंट कंपोनेंट है ये कितनी वैल्यू देता है, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो याद रखना कि जब भी कोई भी वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ अगर थीटा एंगल बनाना है तो उस डायरेक्शन में लगने वाले एंगल में कोस ऑफ द एंगल यूज किया जाता है। यानी कि इसका ये कंपोनेंट जो एक्स की तरफ है, आप इसे ए एक्स से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो ये कंपोनेंट कहलाता है ए कोस थीटा। और जिसमें एंगल नहीं बन रहा, यानी कोस थीटा में और साइन थीटा के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप होता है, ये कंपोनेंट कहलाएगा वाई की डायरेक्शन में ए ऑफ वाई साइन थीटा। ए ऑफ वाई साइन थीटा कहलाता है। यानी हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि यदि ए1 वेक्टर जो है वो ए कोस थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ए2 वेक्टर जो है वो ए वाई साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो रिजल्टेंट ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर। रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए1 स्क्वायर और ए2 स्क्वायर से। और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये y की डायरेक्शन में, आप इसको सिंपल a भी लिख सकते हैं, आप इसे सिंपल a भी लिख सकते हैं, जैसे इसको भी a लिखा जा सकता है, वो तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये होगा हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कंपोनेंट्स में, आप इसकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन। ये केस जब होगा जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो हम अपने कंपोनेंट को एक्स और वाई में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें एक फॉर्मूला और एक ट्रिक याद रखनी है कि रिजल्टेंट में जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो कोस का कंपोनेंट होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है यानी कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट लिया जाता है, और उस वाई कंपोनेंट में एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम साइन थीटा को यूज करते हैं। चलिए ये तो था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नेक्स्ट देखिए, हम सीखेंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर।
स्केलर प्रोडक्ट कह दीजिए और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को यदि कोई दो वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो स्केलर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि हम वेक्टर्स को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट को कोस से रिप्रेजेंट किया जाता है इनटू कोस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कि उनके बीच में कोस का कौन सा एंगल बन रहा है। ए का मैग्नीट्यूड होता है ए से, बी का मैग्नीट्यूड बी, यानी कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि दो वेक्टर के बीच में यदि उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लग रहा है तो वो क्या होगा, ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस को अप्लाई करेंगे कि पहली कंडीशन ये बनती है कि यदि उनके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। यदि दो एंगल्स के बीच का यानी कि दोनों वेक्टर्स जो हैं उनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो हम ये देखेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कितनी वैल्यू देता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1। तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0 डिग्री, यानी कि ए बी इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी कि किसी भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू जब उनके बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस, ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। सॉरी, कोस 90 डिग्री होता है हमारे पास 0। तो अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकालें दो वेक्टर्स का, हमें पता है वो ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है, और आप यहाँ पर कोस 90 डिग्री पुट करेंगे तो ए बी मल्टीप्लाई 0 बराबर 0, यानी कि इस केस में हमारे पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। तीसरी कंडीशन बनती है कि यदि दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है या उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी है और दूसरी वैल्यू हम लेके चलते हैं 180 डिग्री का एंगल, ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे और इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री का, तो उस केस में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास ए बी कोस 180 डिग्री। और आपको नॉलेज के लिए बता देती हूं कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे ये आ जाएगा -8, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आपको ये 3 रिजल्ट याद रखने हैं कि कब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, कब डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और कब डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होता है। तो इस तरीके से हमें बस ये कंडीशंस याद रखनी है कि किसी भी दो वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड कब हमारे पास किसी भी दो वेक्टर के बीच की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी हमारे पास, 0 होगी या मिनिमम होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आपको कुछ रिजल्ट मैं आपके सामने कुछ रिजल्ट लिख रही हूँ स्केलर प्रोडक्ट में। जैसे ये हम i डॉट i यानी कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो बनता है i² और उसकी रिजल्ट वैल्यू आती है 1। यदि हम j डॉट j निकाले, सेम का सेम के साथ निकाले तो रिजल्ट वैल्यू आपको मिलेगी 1। k डॉट k का मीनिंग k² इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर हम
अपोजिट का निकाले कि आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ निकाले, और आपको पता है ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जैसे मैं इससे एग्जांपल लेती हूँ, हमें हमारा एक यूनिट वेक्टर आई कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट जे। तो अगर हम आई का जे के साथ निकालेंगे तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री बन रहा है। और अभी अभी हमने देखा कि जब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसकी वैल्यू, उसका जो स्केलर प्रोडक्ट आता है उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ऐसे ही जे डॉट के निकालेंगे हम तो भी 0 आएगा, और आई डॉट के निकालेंगे तो भी 0 वैल्यू आएगी। यानी कि सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 वैल्यू देता है, और सेम का अनदर के साथ क्या वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। उसी तरीके से हमारे पास वेक्टर्स में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ लॉ होते हैं जो हम मैथ्स में यूजुअली पढ़ते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी a डॉट बी को हम b डॉट a लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। इस तरीके से हम दो वेक्टर्स को ऐड करें और फिर उसका प्रोडक्ट किसी अनदर वेक्टर के साथ ले तो वो क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। रिजल्टेंट, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर यदि हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस सी वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। रिजल्टेंट वेक्टर को हम ये निकालते हैं जहां पर a एंड b आर टू वेक्टर्स। ए और बी जो है वो हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर हैं, तो उनके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, सी वेक्टर जो होगा, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और आगे बढ़ के अच्छे से मेहनत करके अपने एग्जाम्स को क्लियर करना है। रिसेंटली दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं और आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए भी आपको ये चीजें आनी चाहिए। ये बेसिक चीजें आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगी। सीटेट, केवीएस, DSSB, रेलवेज, बैंकिंग और स्पेशली इन एयरफोर्स। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स और उनके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे लिए। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b। दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, कि उनके बीच में साइन ऑफ द एंगल क्या लगा हुआ है। इट मीन्स AB साइन थीटा। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे I क्रॉस I इज इक्वल्स टू J क्रॉस J इज इक्वल्स टू K क्रॉस K। अगर हम इन यूनिट वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं सेम का तो 0 आता है। और अभी मैंने आपको बताया कि स्केलर में सेम के लिए तो वैल्यू 1 होती है, जबकि क्रॉस में सेम के लिए वैल्यू 0 होती है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर 3 केस बनाए थे कि एंगल अगर 0 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री और एंगल 180 डिग्री है तो क्या क्या कंडीशंस हमारे पास होंगी। उसी तरीके से यहाँ भी हम देख सकते हैं साइन थीटा या क्रॉस प्रोडक्ट के केस में कि यदि एंगल की वैल्यू 0, 180 और 90 है तो हमारे पास अलग अलग कंडीशंस आएंगी।
जैसे आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, और तीसरा के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के या डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट्स थे। आप उन्हें ऐसे, यदि ये आई, ये जे और ये के, ये तीन रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आई क्रॉस जे किया तो कौन सा मिला नेक्स्ट लेटर? के। ठीक है, के क्रॉस आई किया तो जे मिला, जे क्रॉस के किया तो आई मिला। प्लीज नोट दिस। चलिए अब हम जितने भी टॉपिक्स, मतलब इन दो पार्ट्स में हमने जो जो वेक्टर और स्केलर के बारे में चीजें पढ़ी हैं, हम उस पर बेस 4 to 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। होपफुली आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे बढ़ते रहिए, अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए, और मेहनत के साथ, जी जान के साथ कुछ भी आप कर सकते हैं। अपनी उम्मीदों पे कायम रहिए और कोविड से बचते रहिए। मास्क का यूज कीजिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, और जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तो मेरा मैसेज तो आपके लिए यही है। चलिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछती हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? पहला ऑप्शन है आपके पास वेग यानी कि वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन है बल यानी कि फोर्स, तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रेशर यानी कि दाब, और चौथा ऑप्शन है आपके पास विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल सकते हैं, तो कृपया प्लीज इन्हें ध्यान से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसका आंसर होगा यहाँ पर प्रेशर। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? कि निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको दूरी यानी कि डिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन इज फॉर यू इज मास यानी कि द्रव्यमान, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। तो देखिए सबसे पहले हमें बेसिक वेक्टर यानी कि सदिश, सदिश मतलब मैंने आपको हिंट बताया था, सह जमा दिश, सह मतलब साथ और दिश माने दिशा, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण दोनों हो। डिस्टेंस मैंने बताया था कि हम स्केल से दूरी को नापते हैं, तो दूरी क्या है? दूरी की कोई दिशा नहीं होती। स्केल में 1 से 15 भी और 15 से 1 भी मेजरमेंट की जा सकती है। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ है। ऑप्शन को काटते हुए जाना है आपको, ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना है। द्रव्यमान, जैसे आप कोई भी सामान लेके आते हैं तो किलोग्राम में, तो आप उससे कहते हैं भैया 1 किलो आलू दे दीजिए,
वो आलू का मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी कोई डायरेक्शन या दिशा नहीं होती, तो द्रव्यमान भी इसका आंसर नहीं है। और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग में समय के साथ बदलाव। तो जब वेग बदलेगा, वेग एक ऐसी राशि है सदिश, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हो गया सी कि हमारे पास एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यदि मेरे पास ए वेक्टर दे रखा है 2i + 3j और बी वेक्टर दे रखा है 3i - 2j, तो इन दोनों के बीच का कोण बताना है आपको। इन दोनों के बीच का कोण बताइए जल्दी से जल्दी। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है π/2 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये ए वेक्टर दिया हुआ है,